नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। एक रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तो बहुत लोग पा जाते हैं, लेकिन कई रास्तों में चलना और कई मंजिलों को पाना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ बिरले लोग ऐसा कर पाते हैं। हमारी आज की तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं, जो एक जानी मानी नृत्यांगना हैं, गुरु हैं, लेखिका हैं और बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट भी रह चुकी हैं। जी हाँ, हमारी मुराद, हमारी आज की तेजस्विनी शोभना नारायण। सरकारी उच्च पद पर रहने के बावजूद कथक की साधना को लगातार जारी रखना अपने आप में कला के प्रति समर्पण की भावना को ही प्रदर्शित करता है। शोभना नारायण देश की ऐसी पहली महिला ब्यूरोक्रेट रही हैं, जिन्होंने अपने पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से कथक की अनवरत साधना की है, जो आज भी जारी है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों, प्रतिष्ठित समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी शोभना नारायण ने कथक में अनेक नए प्रयोग किए और पाश्चात्य नृत्य के साथ कथक को जोड़ा। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज के साथ ह्यूमैनिटीज में उच्च शिक्षा प्राप्त शोभना ने भारत की नृत्य विधाओं और उससे जुड़े विषयों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आपदा पीड़ितों की राहत के लिए अनेक शोज करने के अलावा महिलाओं से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर अपनी प्रस्तुतियों के लिए प्रख्यात और पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसी शख्सियत से जिसने कई विद्याओं को साधा है। जी हाँ, शोभना नारायण, बहुत बहुत स्वागत है शोभना जी। बहुत शुक्रिया। तो ये कई नावों में आप कैसे एक साथ चल लेती हैं? मैं क्या बोलूं बचपन से ही करती आ रही हूँ और जब 2.5-3 साल की थी तब पहला कदम तो नृत्य में के क्षेत्र में पड़ा। हाँ। और 4 साल की उम्र में से स्कूल जाना शुरू किया और घर में वो वातावरण था, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स फैमिली थे, तो हिंदी साहित्य और फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, तो वो सब मिल मिलाकर सब कुछ एक घर में मिला, तो फिर ऑटोमेटिकली वो अंदर आ गया और मुझे भी अच्छा लगा। एक तो है कि एक माहौल था। हाँ। और पेरेंट्स का इंटरेस्ट था, लेकिन एक दूसरी बात थी कि मुझे अपना इंटरेस्ट था। जैसे जब मैं मेरी माँ मुझे हाथ पकड़ के जैसे कि वो डांस की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि हमारे घर में तो किसी ने डांस किया ही नहीं था। अच्छा। मेरी माँ किसी जमींदार फैमिली के यहाँ कौन करेगा डांस? शायद उस समय तो पता नहीं कहते होंगे कि क्यों डांस सीखना है, शायद में भी ऐसा भी कुछ रहा होगा। बिल्कुल, और वो तो मतलब समाज में अच्छा नहीं माना जाता था उस वक्त। हाँ। तो लेकिन मेरे माँ बाप को बहुत शौक, तो फिर जब हर बच्चे में ऊर्जा होती है, तो जब मेरे में तो मैं कहती थी माँ अब मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा नाचो। तो अब तो मुझे हाथ पकड़ के जब साधना बोस के पास ले गई, तो साधना बोस जो उस जमाने की बहुत ही फेमस डांस एक्ट्रेस थी, तो वो मेरा साइज देख करके एकदम अचंभे में पड़ गई और बंगाली में कहने लगी कि कुलेर बाचा नहीं है, मतलब गोद का बच्चा लेकर आई हो मेरे पास। तो मतलब पूत के पाँव पालने में जैसे कहते हैं, तो आपके पाँव शुरू से ही हम कह सकते हैं कि बस पालने से निकलते ही आपको नाचने का शौक चढ़ गया। मतलब नृत्य जो है मेरे जीवन का अंग है। तो फिर उस समय ऐसा लगता है कि जैसे मछली को पानी मिल जाए, मुझे मेरा जीवन मिल तो गया। नृत्य की तो बात हम करेंगे अभी, लेकिन ये बताइए कि नृत्य के साथ आपने पढ़ाई तो विज्ञान की जी, है ना, और उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे दिया और आप क्लियर कर गई और आप इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेट बन गई। अब तो आप रिटायर हो चुकी हैं। ये बताइए कि ये जो सफर है, ये इसमें जो ये डाइवर्जन नजर आ रहा है, ये कैसे हो गया? हमारे फैमिली में तो एजुकेशन पर बहुत, पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर बहुत जोर था, तो और मुझे भी अच्छा लगता था और हमेशा क्लास में फर्स्ट आते, तो एक नेचुरल अपना इंस्टिंक्ट रहता था। और फिर मुझे गणित में बहुत अच्छा लगता था, गणित और फिजिक्स, एनीथिंग जो लॉजिकल हो, जिसमें रीजनिंग हो, मुझे अच्छा लगता था। रट्टा मुझे अच्छा नहीं लगता था, केमिस्ट्री मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, फिजिक्स मुझे अच्छा लगता था। तो बहुत ही
ऑटोमेटिक सब कुछ ऑटोमेटिक होते गया कि मुझे कि फिजिक्स करना है, मैथमेटिक्स करना है। और फिर फिजिक्स ऑनर्स किया, फिर एमएससी फिजिक्स किया, फिर पीएचडी कर रहे थे फिजिक्स में, सीएसआईआर के जूनियर फेलो थे। फिर लेकिन साथ साथ तो डांस तो चलता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पैरेलल चलता रहता तो था। आप क्या सोच रही थी उस वक्त कि मैं नृत्य को अपना प्रोफेशन बनाऊंगी, या आप सोच रही थी कि मैं इसको एक शौक की तरह रखूंगी? नो, दोनों मेरे बचपन से था कि मैं दोनों करते आऊंगी। मतलब दोनों हाथों में आपको लड्डू चाहिए? जी जी जी। वैसे लड्डू खाना मुझे अच्छा लगता है। फिर क्या हुआ? फिर सबने कहा नहीं घर में कि ये जो लड्डू पढ़ाई वाला है ज्यादा अच्छा है, नहीं, कुछ बन जाओ? मेरे माँ बाप ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो करो अच्छी तरह से करो, गहराई के साथ करो। अच्छा। और बहुत एक मन लगा के करो। ऊपर ये मतलब ऐसे ऐसे करके करना वो नहीं। अच्छा। वो तो पूरा प्रोत्साहन मुझे घर से मिला। अच्छा। और पूरा माहौल घर से मिला, वो प्रोत्साहन वाला। लेकिन ये हमेशा था कि जो भी करो गहराई के साथ करो, एकदम मनन के साथ करो। और अगर दोनों करना है तो करके दिखाओ। अच्छा। तो चैलेंज दे दिया आपको एक तरह से, या आपने ले लिया एक चैलेंज? ना उन्होंने चैलेंज दिया, ना मैंने चैलेंज अपने आप को दिया। तो फिर मेरे लिए तो वो ऑटोमेटिक था, स्वाभाविक था। और बिल्कुल, और मैं करती गई, और वो दोनों मुझे अच्छा लगा। लोग सोचते हैं कि वो एक चैलेंज था, लेकिन मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए तो वो ऑटोमेटिक बहुत ही स्वाभाविक था। लेकिन आप ऐसी पहली महिला हैं जो कि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट और साथ में कथक की डांसर बन गई, और प्रोफेशन की तरह दो प्रोफेशन आपने अपने कंधों पर उठाकर आप चली। लेकिन ये बताइए कि जब आप पढ़ रही थी उस वक्त क्या था, क्या कुछ थी जिंदगी, कैसी चल रही थी? आप मिरांडा हाउस से पढ़ी हुई हैं, उस समय जिंदगी कैसी चल रही थी, और क्या सपने थे, क्या ख्वाब थे उस समय? देखिए, ख्वाब तो यही हमेशा था कि जो दोनों मतलब एक जो भी करूं, एक डांस का जीवन है, एक दूसरा है। दोनों अच्छी तरह से करूं, और खूब अच्छी तरह से, और सच्चाई और मेहनत के साथ, और एक अच्छे इसी तरह से उस पर आगे बढ़ूं। तो ऑब्वियसली जैसे सबकी है, और उसमें मेहनत तो करना है। लेकिन हाँ, आपने पूछा कि यूनिवर्सिटी के दिन कैसे थे। लंबा था, बहुत ही लंबा था। सुबह हमारे क्लासेस शुरू हो जाते थे 0 पीरियड से लेकर के, और शाम को जब तक मैं घर लौटती थी 6:30-7 बज जाते, क्योंकि प्रैक्टिकल्स होते थे, 5 बजे ख़त्म होते थे। उसके बाद 7, सवा 7 बजे मैं घुंघरू बांध कर खड़ी, मेरे गुरु आ जाते थे। अच्छा। रात के 10 बजे तक रियाज चलता रहता था। उसके बाद फिर खाना वाना खा के फिर मैं पढ़ने बैठती थी, और फिर सुबह 4 बजे उठ करके फिर अपना। तो ये जो सिलसिला था, ये उस समय का नहीं, बचपन से ही वो सिलसिला चल रहा था। तो मेरे लिए फिर वो मुश्किल नहीं था। तो मतलब कह सकते हैं कि काफी अनुशासित जीवन। हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अनुशासित जीवन था। बहुत कम सोती हूँ, और बचपन से ही एक आदत पड़ गई सिर्फ 4-5 घंटा सोने का। इनफैक्ट अब मैं ज़्यादा सोती हूँ। उस वक्त 4 घंटा मैक्सिमम था, 4 साढ़े 4 घंटा। अब मैं जो है 5 साढ़े 5 घंटे सोती हूँ, बस 5:30 6, कभी तो 6 भी हो जाए। अच्छा, तो फिर पढ़ाई आपकी खत्म हुई, फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम जब मैं पीएचडी कर रही थी तभी मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे दिया था। और उसी समय उत्तीर्ण हो गए। इनफैक्ट पहली बार में 1976 में मैं उस समय वो सांस्कृतिक फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स ऑफ इंडिया वहाँ ब्रिटेन में था। तो वहाँ जब मैं थी तब फिर सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स निकले, और जैसे वो तो उस ज़माने तो टेलीग्राम का ज़माना था। तो टेलीग्राम टेलेक्स गया, तो वहाँ की मैं उतने, और मुझे आकर के ज्वाइन करना है। तो लेकिन उस बीके नेहरू उस समय हमारे हाई कमिश्नर थे, तो उस कारण उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो उनकी बहुत जो है स्नेह रहा मेरे ऊपर, वो उनकी और उनकी पत्नी का। तो फिर मैं घबराई कि मेरा तो पूरा ये फेस्टिवल्स में मेरे कार्यक्रम हैं, और मुझे वापस जाना है, तो मैं कैसे कैंसिल करके कैसे जाऊं। तब उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, तुम अपना कंप्लीट करके फिर जाओ। और उनके एक फ्रेज मुझे आज तक
याद है और हमेशा याद रखती हूँ। उनकी वाइफ अभी भी जीवित हैं, वो कभी कभी पहले तो दोहराती भी थी। वो कहती थी अफसरान बहुत आते हैं लेकिन इतनी एक अच्छी डांसर बहुत कम आती हैं। क्या बात। तो ही से इसको कम कभी नहीं करना। हाँ। अच्छा, तो बीच में डांस की बात रह गई, तो डांस जब आपने बचपन से शुरू किया फिर ये आगे बढ़ता रहा, कब आपको ऐसा लगा कि भाई ये डांस जो है मेरी ज़िंदगी है और मुझे इसको बिल्कुल उसी गंभीरता के साथ करना है, मैं किसी अच्छे गुरु के पास जाऊं, सीखूं? हम जानते हैं कि बिरजू महाराज जी से आपने कथक की शिक्षा ली है। किस तरह से ये वाला सफ़र आगे बढ़ा? क्योंकि ये दो सफ़र पे आपके बात करनी है ना, एक तरफ तो शिक्षा वाला और सिविल सर्विसेज वाला, दूसरी तरफ ये नृत्य वाला सफ़र आपका। मैंने जैसे ही बताया कि जब 2.25 साल की उम्र में पहला कदम रखा तो फिर उसी वक्त ऐसा लगा कि ये जीवन है, लेकिन बच्चे थे। हाँ। शायद एक टेस्ट था। अच्छा। एक इम्तिहान था, वो कुछ दिन बाद आया, मतलब कुछ समय बाद। मैं उस समय 4 साल की उम्र थी कि मैंने ज़रा ज़िद्दी हूँ थोड़ी सी। कहते हैं जिंदगी में एक कज जरूर होना चाहिए। हाँ, तो अगर वो जिद नहीं होता ना तो शायद ये सब नहीं करती। ये सब नहीं होता। बिल्कुल। तो फिर मैंने जिद किया कि सभी बच्चे जो हैं डांस कंपटीशन में कर रहे हैं, मैं नानी के यहाँ गई हुई थी तो फिर वहाँ तो मैंने खूब जिद ठाना। तो मेरे माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, मेरी नानी तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और वगैरह, उनकी चाची और वगैरह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जुम्मा सीखा है, अभी ये सब नहीं, नो कॉम्पिटिशन्स वगैरह। अब बहुत जिद किया, नाम लिखवा दिया गया। लेकिन अच्छा हुआ कि पहला स्टेज जो परफॉर्मेंस है वो स्टेज फ्राइट जो था। अच्छा। और जो रिहर्सल के दिन और जो पिटाई मेरी हुई है। अच्छा। और क्योंकि मैं अहिल्या की तरह शिला बन गई थी और जब मुझे कहा गया कि तुम्हारा ड्रामाबाजी बंद और तुम्हारा डांस वांस बंद, वो जो बांध टूटा, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो अंदरूनी मुझे मालूम था कि नृत्य मेरा जीवन है। लेकिन वो अहिल्या वाली शिला जो है, वो जब बांध टूटी तो उसके बाद फिर जा करके। बिल्कुल, क्या बात है। और ये तेजस्विनी हमारे साथ शोभना नारायण, जानी मानी नृत्यांगना, गुरु और बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट रह चुकी हैं। बात कर रहे हैं इनसे हम और ये सिलसिला अभी टूटेगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए तेजस्विनी। ये हमारे यहाँ का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना वाओ बहुत अच्छा है। कितनी गंदगी है यहाँ पे। पैसा देके खाना खाने आए हैं या बीमारी खरीदने? वो देख, चल वहाँ चलते हैं। अब से मैं यही आया करूँ। साफ सफाई सबको भाती, साथ साथ खुशहाली लाती। Tela batera noli basecho camino dino idasi lagesho Tela batera noli basecho camilo dino udasi lagecho Tela patela noli basecho camilo dino udasi lagecho Gela patela noli basecho Gela patela noli basecho camilo dino Bye, sir. Ghamilo dino udasila. Can't find my passport. Julia, where's my bag? Where did you leave the bag? I had my passport in the bag and I can't find it. Gela patela nyoli basecho ghamilo dino udasila ge. Thank you. Listen, Lauren, take this, please. No, sir. My pleasure. Gela patela nyoli basecho. Camino dino udasi lagesho. I dedicate this song to Mohan uncle. शुक्रिया मोहन जी, बहुत खूब। हम अपने मेहमानों से अच्छा व्यवहार करते हैं यहाँ और उसकी गूंज सुनाई देती है वहाँ। आइए देश का सर गर्व से ऊंचा करें। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज
पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शोभना नारायण जी हैं, जिनकी बातें और जिनकी कहानी हम सुन रहे हैं। तो शोभना जी, आपने कहा बहुत जिद्दी थी, लेकिन ये जिद आपको एक मकाम पर ले गई और वो मकाम आपका जीवन था, आपका सब कुछ था, वो नृत्य था। तो फिर बिरजू महाराज जी के पास आप कैसे पहुंची और फिर वहाँ पर जो आपने सीखा और जिस तरह का डिसिप्लिन में आप रहीं और गुरु शिष्य परंपरा में आपने सीखा और उसी परंपरा को आप आगे भी बढ़ा रही, वो टाइम कैसा था? बचपन से ही सौभाग्य मेरा रहा कि अच्छे गुरु मिले, क्योंकि मेरे पिताजी की मेरा जन्म कलकत्ते का है, तो वहाँ गुरु साधना बोस जो नैना देवी की बड़ी बहन थी, जो बहुत फेमस डांस, तो उनसे बहुत अच्छी ग्राउंडिंग मिली। फिर मेरे पिताजी का तबादला बॉम्बे हुआ, तो वहाँ गुरु कुंदन लाल जी जो उसको बहुत ही अच्छे, इतने प्यार से और इतने मजबूती से जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो सब वो मुझे दिया। जब दिल्ली आए तब फिर मेरी माँ जो हैं, उस समय महाराज जी बहुत उनके चचा वगैरह थे, तो वो उन लोग स्टार्स थे, तो दोनों चचा स्टार्स वगैरह थे, लेकिन महाराज जी की अपनी प्रतिभा थी। तो मेरी माँ ने फिर मेरे पेरेंट्स ने महाराज जी की तरफ, महाराज जी से जो 1964 से शुरू किया और जब तक मैं सर्विस में गई तब तक थे, तो फिर वो एक अलग, क्योंकि ग्राउंडिंग तो रिदमिक और वो सब में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से था, लेकिन इनमें जो एक बारीकी की, अंग की बारीकी, जिस तरह से कितना जिस तरह से कलाई का ये है, अंग कितना झुकना चाहिए, कितना फेस टर्न करना चाहिए, हर एक मूवमेंट, वो जो बारीकियाँ और फिर उनको ऑब्जर्व करते करते जो एक ईथोस है, एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, वो जो मिला, सीखने का मौका मिला, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जी, तो फिर ये नृत्य तो आगे चलता रहा, लेकिन फिर ये बताइए कि जब आप सर्विस में आ गई तो इतना आसान तो नहीं होता, इतना टाइट शेड्यूल तो वहीं रहता है, उसके बाद नृत्य भी करना है, तो इन दोनों में तालमेल बैठाने में बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, चीज़ें हेवाया हो जाती हैं। तो लेकिन आपने बहुत अच्छे से इस मेल को आगे चला के रखा, तो ये कितना मुश्किल था? या टाइम मैनेजमेंट की बात कही, देखिए वो बचपन से ही हो रहा था, क्योंकि मैं तो फिजिक्स कर रही थी, बिल्कुल, और वो कोई आसान नहीं है, बिल्कुल। तो फिर और उसमें भी मैं अच्छा मतलब पोजीशन होल्डर थी, तो फिर उसके लिए तो करना ही है, मेहनत तो करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, डिटेल में जाना है, तो वो अगर मैं तो वो टाइम मैनेजमेंट तो पहले ही से हो रहा था। तो सिर्फ जब सिविल सर्विस में आई तो वो पढ़ाई के जगह वो सिविल सर्विस हो गया। अच्छा। तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर बदला, लेकिन चीज़ वही थी। आप सिविल सर्विस में हैं जी, उसमें आने के वक्त उसके बाद जो है वो एक है कि एक प्रूफ करना रहता है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा कुछ अलग हैं तो फिर लोगों की निगरानी जो है और दृष्टि आपके तरफ ज़्यादा है, और वो लोग देखते रहते कि क्या है। तो वो फिर, लेकिन अगर आप अपने काम में मजबूत हैं और बताइए ना कोई ऐसा वाकया, इतना केक वॉक तो नहीं रहा होगा कभी जीवन में, कभी किसी के लिए भी केक वॉक नहीं होता है। बताइए ना कुछ ऐसा अनुभव जिसने आपको काफी ठेस पहुंचाई हो या उससे कुछ और मजबूती मिली हो आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप अपने मैं सिर्फ कहूँगी कि हर के जीवन में चुनौतियाँ बहुत आती हैं और एक्सपीरियंसेस जो हैं खट्टे मीठे हर किस्म के होते हैं।
लेकिन अगर आप अपने काम में से काम पहले रखें, आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि कि हमारे हर बॉसेस ने मुझे बहुत ही उन्होंने मेरे काम की सराहना की, मेरे कलीग्स ने काम की सराहना की, और जो मेरे नीचे काम करते थे सबऑर्डिनेट्स, उन्होंने सराहना की। बाकी दूर वाले तो कहते ही रहते हैं, क्योंकि जो दूर हैं, दूर के ढोल जो हैं सुहावने नहीं होते हैं इसमें, वो कुटिल होते हैं। तो जब कभी कोई ऐसा लेकिन वो कोई प्रोग्राम के साथ जब क्लैश हो जाता था, या किसी इस तरह की कोई आपकी अपॉइंटमेंट आ गई, कोई इस तरह की चीज़ आ गई, उधर शो भी है आपका, तो वो जो एक दिमागी तौर पे आदमी जो उलझ जाता है या स्ट्रेस में आ जाता है, उसको कैसे हैंडल करती है आप? वो ज़माना था जबकि सेल फोन्स नहीं थे, आपके इतने एयरलाइंस नहीं थे, आपके इंटरनेट बुकिंग्स नहीं थी, तो हाँ मुश्किल था। तो और मैं यंग भी थी, अपना डिक्टेट टर्म्स भी नहीं कर सकती थी ऑर्गेनाइजर्स को, तो लेकिन रिक्वेस्ट कर सकती थी कि आप अगर कर रहे हैं तो फिर वीकेंड्स पे कर दीजिए प्लीज़, कि मुझे छुट्टी ना लेना पड़े। मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ऑर्गेनाइजर्स 95% मान लेते थे। बहुत लोगों ने कहा नहीं हम तो चाहते हैं कि आप इनॉग्रल में करें या समथिंग, लेकिन जब वो मेरी मुश्किलात देखते थे तो वो मान जाते कि थे। चलो किसी भी दिन करो, पर करो तो सही। करो तो सही। जी। तो फिर वो टाइट वो था, क्योंकि फिर मैं गाड़ी में अपना पूरा सामान जो है वो सूटकेस रख लेती थी, सीधा एयरपोर्ट चली जाती थी, वहाँ पार्क करके फ्लाइट लेकर के वहाँ जा करके अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेकर के वापस काम पे वापस। अच्छा ये बताइए कि आप, हम जानते हैं कि आपने जो शादी की वो भी एक डिप्लोमेट से की, जो कि वियना में से हैं, सेटल्ड हैं, तो ये दूरियां भी बहुत थी, मतलब एक फ्रंट और आपने खोला अपने लिए कि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा स्मूथ ना रहे, आप यहाँ वो वहाँ, कैसे आपने इस चीज़ को मैनेज किया? ये भी एक बहुत सीखने लायक बात है आपसे। हम लोग जब शादी किए, हम लोग तो अब दोनों ही अपने प्रोफेशन में थे, तो एकदम गड़े हुए थे बिल्कुल। और तो वो मेरे हस्बैंड भी जानते थे कि वो हमेशा कहते हैं कि हमारी कहानी जो है मोहम्मद और पहाड़ की है। अच्छा। पहाड़ तो मोहम्मद के पास नहीं गए, मोहम्मद पहाड़ के पास गए, तो मैं यहाँ की पहाड़ थी। और वो आए हमेशा मिलने के लिए। तो फिर हाँ लोगों को अजीब और गरीब लगा, लेकिन हम लोगों के लिए जब आपस में अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे में बिल्कुल अटूट विश्वास है, और तब फिर रिलेशनशिप्स चलती है। हम लोग हर 3 महीने पे मिलते थे, 2 हफ्ते के लिए मैक्सिमम, कभी हो गया तो 3 हफ्ते के लिए, लेकिन तो 2 बार मैं जाती थी मिलने के लिए, 2 बार वो आते थे, तो हम लोग हंस के कहते थे कि हमारी क्वार्टरली मैरिज है। और ये सिलसिला पूरी जिंदगी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वो क्वार्टरली मैरिज। अब ज्यादा हो गया, अब दोनों रिटायर कर गए। अच्छा। तो अब ज्यादा अब बुढ़ापे में जो है, हाँ। इस उम्र में जाकर के ज्यादा वक्त साथ तो बिताया। अभी भी आप दोनों ने अपने अपने मुल्क पकड़े हुए हैं, या कोई सहमति बन गई कि एक जगह आ जाएं? नहीं, हम दोनों अपने अपने मुल्क पकड़े हुए। वो अपना वियना में है, मैं अपने दिल्ली में हूँ। हाँ। लेकिन अब ये है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन डांस का वो पूरा फुल तरीके से वो चल रहा है, तो वो ज़्यादा आते हैं और लंबे अरसे के लिए 2 बार साल। तो अब तो आप रिटायर कर गई हैं, तो रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादा वक्त है आपके पास अपनी कला के लिए, तो क्या कुछ ऐसा नया कर रही हैं आप आजकल? जो पहले करते आ रहे थे वही अभी भी। देखिए उस समय भी क्यों, अभी आप बहुत सारे लोगों को आप सिखा रही हैं। वो तो उस समय भी सिखा रहे थे, आज भी सिखा रहे हैं। डांस का आपका स्कूल भी है, तो वो जो एक गुरु शिष्य परंपरा की उसको निभाते हुए आप और लोगों को शिक्षित करें, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैंने सिखाना शुरू किया था 1973। तो 73 से जो, और मेरी पहली थी वो जैनेंद्र कुमार जैन की वो नतनी, जो फेमस राइटर, उनकी नतनी श्रुति, तो वो मेरी सबसे पहली शागिर्द थी। और उसी के ज़िद के कारण, वो भी ज़िद्दी है, तो उसके ज़िद के कारण
मैंने सिखाना शुरू किया। तो उस समय से जो तो आज तक सिखाते आ रहे हो। आज ये है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, चारों तरफ हैं। एक जाकर के उसने बहुत बड़ा स्कूल खोल लिया है वहाँ रशिया में, एक ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में 2-3 हैं। तो इस तरह से चारों तरफ, और अब उन लोग अपना प्रोफेशनल डांसर्स चारों तरफ है, तो अच्छा लगता है। हाँ, रिटायरमेंट के बाद अब मैं ज़्यादा लंबे तौर कभी कहते कि मैं सुबह आ जाए मिलने क्लासेस के लिए, तो मैं कहती हूँ ज़रूर आ जाओ। उस समय तो नहीं कर सकते, मैंने कहा नो, इट्स ओनली इन द इवनिंग्स या वीकेंड्स। तो फिर वो है, लेकिन अच्छा लगता है जब ये लड़कियाँ इतना, और कुछ लड़के जो इतना अच्छा करते हैं और जब नाम कमाते हैं और आगे वो जो परंपरा लेकर जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा। लेकिन आपने बहुत सारे इनोवेशंस भी किए हैं ना इसमें, कथक में, जिस तरह से थीम्स को अलग अलग लेकर आप करते हैं। ड्रम्स का भी आपने यूज़ किया है, आपने अंग्रेज़ी उसका भी यूज़ किया है, भाषा का भी यूज़ किया है। मैंने सुना है कुछ स्कर्ट्स में भी आपने उसको अपनाया है। किस तरह से आपने स्कर्ट कभी नहीं पहना है। हाँ, नो कॉस्ट्यूम तो हमारी वही है। मेरी कॉस्ट्यूम तो कथक की, आज जो चूड़ीदार क्या है वो तो बाबा, उसमें आपने दुपट्टा ऐसे ले लिया या ये नहीं लिया, तो वो वैसे वो, लेकिन वो तो ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है। लहंगा ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है। अच्छा, तो वो आप किस तरह से उसकी पहनावा को तो कॉस्ट्यूम में मैंने वो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, उसी में साड़ी हो ये। लेकिन हाँ, आपने अंग्रेज़ी भाषा की बात की, आपने थीम्स की बात की, वो आज से नहीं है, वो 70 से है। और वो जैसे कि उस समय उमर खयाम किया, उस समय नैना देवी के कारण और रईस मिर्ज़ा के कारण रूमी से मेरा परिचय हुआ, और रूमी को मैंने 1977 में सबसे पहले किया, क्योंकि मेरा घर का माहौल था हिंदी लिटरेचर और हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र। तो जितने एस्पेक्ट, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, जब मैंने उनकी यशोधरा पढ़ी, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं यशोधरा कर डाली। उसी तरह से साकेत कर डाली। इनका तो कई संतों पर भी तो आपने कई संतों पर किया, और जितनी विमेन संत हैं, महिला संत, एक हमारे कश्मीरी कलीग थे हमारे ऑफिस में, वो हमेशा बात करते थे, हम लोग जब लंच पे मिलते थे, हम लोग दोनों की पोस्टिंग राज्यसभा में थी, पार्लियामेंट में, कि ललदेत के बारे में। अब जब ललदेत के बारे में, तो हमने ललदेत को पढ़ना शुरू किया, तो हम लोग ने 96 में मैं 11-12 विमेन सेंट पोइट्स को लेकर के उसमें ललदेत थी। मीरा तो हम करते ही आ रहे थे, लेकिन अंडाल है, अबैयार है, सहजोदासी हैं, मुक्ताबाई है, बहनाबाई है, सबको लेकर के, और सबकी कहानी चीज़ वही थी। सब लोगों ने, कोई 8वीं शताब्दी हो तो 13वीं शताब्दी हो तो 16वीं शताब्दी हो तो 18वीं, सबकी कहानी एक ही है जी। और इस बीच में आपने लगभग 10 किताबें लिख डाली। हाँ, 13 हो गई अब। हाँ जी। 2 ट्रांसलेशंस, इंक्लूडिंग 2 ट्रांसलेशंस। हाँ। तो ये पुस्तकें लिखने का भी शौक जो है वो बदस्तूर अभी आगे भी आपका जारी रहने वाला है? जी। कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं? मैं ज़्यादातर, क्योंकि शायद वो, मैं फिजिक्स बैकग्राउंड है, तो वो रिसर्च करती रहती हूँ। तो अभी नेक्स्ट ये है कि आप जैसे लोग, अगर कोई एक जर्नलिस्ट ने पूछा 10 साल पहले कि आप कथक गाँव गई हैं, तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कथक गाँव। फिर जब उसने कहा तो अब खोजना शुरू किया। उस समय तो 3 मिले, अब जाकर के 5 और मिले, तो 8 कथक गांव मिले हैं। लैंड रिकॉर्ड्स निकाला, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास गए, एक हमारी IAS कलीग हैं, उनको भी, वो भी साथ आई। तो हम लोग ने फिर वो सब पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के देखे। तो ऑब्वियसली अगर ये इंफॉर्मेशन मिला है तो ये तो शेयर करूंगी। क्या बात है, हमें उम्मीद है कि आप ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करेंगी, और आपका नृत्य जो है इसी प्रकार से हम लोग देखते रहेंगे, और लोगों को भी आप इसके लिए तैयार करेंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तेजस्विनी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शोभना नारायण। अगले हफ्ते एक और तेजस्विनी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।